प्यारे विद्यार्थियों, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत पे क्रमशः 5 राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश और सबसे अंत में लोधी वंश ने शासन किया। प्रथम वंश अर्थात गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा और गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को हटाकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। अर्थात गुलाम वंश 1206 से 90 ईस्वी तक रहा और 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई, जिसने 1320 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद में 1296 से लेकर 1316 अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ने शासन किया। प्यारे छात्रों, गुलाम वंश का अंत और खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इस परिवर्तन को प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान मोहम्मद हबीब ने खिलजी क्रांति कहा है। अर्थात इस घटना के लिए खिलजी क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। खिलजी क्रांति शब्द को समझने से पहले अपने को क्रांति शब्द का तात्पर्य समझना होगा। क्रांति शब्द से तात्पर्य है किसी भी व्यवस्था में या चली आ रही व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, अर्थात उलटफेर। तो गुलाम वंश से जो प्रशासनिक व्यवस्था चली आ रही थी 1206 से 90 ईस्वी तक और उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना के बाद जो उसमें परिवर्तन हुए वो इतने महत्वपूर्ण थे कि उसको क्रांति शब्द का नाम दिया गया है। अर्थात खिलजी क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया है इरफान मोहम्मद हबीब के द्वारा। अब ये खिलजी क्रांति शब्द कहाँ तक उपयुक्त है या इसको प्रयोग में लेने के क्या कारण है, क्या तर्क है, इसके ऊपर अपन विचार करेंगे। तो सबसे पहले इसका आधार है सत्ता पर साधारण वर्ग का अधिकार। अर्थात खिलजी वंश की स्थापना से पहले सत्ता के ऊपर अधिकांशतः इल्बरी तुर्क जाति के लोगों का अधिकार था। अर्थात जो भी गुलाम वंश के शासक बने अधिकांशतः इल्बरी तुर्क थे, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, जातीय श्रेष्ठता में विश्वास करते थे और अपने आप को विशेष मानते थे, अन्य मुसलमानों से भी अपने को श्रेष्ठ मानते थे। और ये जातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत बलबन के समय में विशेष रूप से प्रयोग में लिया गया। बलबन खुद कहता था कि मुझे निम्न जाति के लोगों से नफरत है, यहाँ तक कि मैं जब उनको देखता हूँ तो मेरी रगों में खून खौलने लगता है। और उसने कई प्रशासनिक पदों पर तैनात निम्न कुलीय व्यक्तियों को राजकीय सेवा से पृथक किया था, कठोर दंड दिया था। अर्थात जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत पर विश्वास किया जाता था और उच्च वंशीय या उच्च कुलीय लोगों को ही उच्च पद प्राप्त होते थे। परंतु खिलजी शासक जो हालांकि तुर्की मूल के थे, परंतु उनको गुलाम वंश के लोग उनको अफगानी मानते थे, क्योंकि वो काफ़ी समय पहले तुर्किस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान में रहने लगे थे और वहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज और संस्कृति में ढल गए थे। इस कारण से उनको अफ़गान माना जाता था और निम्न कुल का समझा जाता था। परंतु 1290 में खिलजी वंश की जब स्थापना हुई, सत्ता पर खिलजी शासकों का अधिकार हुआ, तो जातीय श्रेष्ठता का ये जो मिथक है ये टूट गया था और पहली बार सत्ता पर साधारण वर्ग का अधिकार स्थापित हो गया था। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था।
दूसरा प्रमुख जो आधार है वह था भारतीय मुसलमानों की उच्च पदों पर नियुक्ति। जैसा कि अपन ने पूर्व में बात की, खिलजी शासकों को साधारण वर्ग से संबंधित माना जाता था और खिलजी शासकों में विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत में विश्वास न करके योग्यता में विश्वास किया। उसने अपने अधिकांश प्रशासनिक पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी, चाहे वो भारतीय मुसलमान हो या विदेश से आया हुआ हो। जो योग्य होगा उसके अनुसार ही उसको पद प्रदान किया जाएगा। और इस प्रकार भारतीय मुसलमानों को भी पहली बार उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। इससे पहले परंपरा ये थी कि केवल विदेशी मुसलमानों को ही उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। तीसरा महत्वपूर्ण आधार है धर्म और राजनीति का पृथक्करण। खिलजी शासकों के समय, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के समय, धर्म को राजनीति से पृथक किया गया। खिलजियों से पहले गुलाम वंश के शासकों ने अपने पद के लिए खलीफा से अनुमति प्राप्त की, अर्थात धार्मिक स्वीकृति प्राप्त की, तथा उनके प्रशासनिक कार्यों में उलेमा वर्ग, जो कि मुस्लिम कानूनों का ज्ञाता माना जाता था, उसका भी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के समय, हालांकि उसने औपचारिक रूप से अपने को खलीफा के अधीन माना, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त नहीं की। साथ ही साथ धर्म को राजनीति से अलग रखा। उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को उसने दरकिनार कर दिया, अर्थात पहली बार धर्म और राजनीति को पृथक किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के हित में धर्म का प्रयोग किया, न कि धर्म के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग। अर्थात राज्य हित में जो फैसला होता था, चाहे वो धर्म की दृष्टि से सही हो या नहीं हो, परंतु अलाउद्दीन खिलजी हमेशा राज्य हित के फैसले को महत्व देता था। अर्थात धर्म को राजनीति से न केवल पृथक किया गया, बल्कि धर्म के ऊपर राज्य का प्रभाव भी बढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसी प्रकार साम्राज्य विस्तार, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई। 1206 से लेकर 1290 में दिल्ली सल्तनत लगभग उत्तरी भारत में ही फैली थी, परंतु खिलजी शासकों के नेतृत्व में, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र न केवल पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला, बल्कि पहली बार विंध्याचल पर्वतमाला के पार दक्षिण के राज्यों, जिसमें देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरा, यहाँ तक के शासकों को भी दिल्ली की अधीनता स्वीकार करवाई गई और उनसे नजराना वसूल किया गया। अर्थात संपूर्ण भारत, अर्थात लगभग संपूर्ण भारत में दिल्ली सल्तनत की सत्ता को फैलाया गया, अर्थात उस पर अधिकार किया गया। इसके बाद में प्रशासन में नवाचार, अर्थात प्रशासनिक क्षेत्र में भी सुधार किया गया। विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। भू राजस्व की जो मांग, राज्य का जो हिस्सा होता था, पहले 1/3 भाग किसानों से लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बढ़ाकर अब 1/2 भाग कर दिया, अर्थात पैदावार का आधा हिस्सा राजस्व के रूप में राज्य को चुकाना होता था। साथ ही साथ जो भू राजस्व व्यवस्था में जो कर्मचारी लगे हुए थे, खुद, चौधरी, मुकद्दम आदि, इनको जो विशेषाधिकार प्राप्त थे पूर्व में, उन विशेषाधिकारों का भी अलाउद्दीन खिलजी ने अंत कर दिया था। और साथ ही साथ अन्य कई नए करों को भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, जिनमें घरई कर, चराई कर आदि को शामिल माना जाता है। अर्थात भू राजस्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। साथ ही साथ बाजार नियंत्रण प्रणाली, जो भी अलाउद्दीन खिलजी का एक नवाचार था, वो भी लागू किया गया। अर्थात ज़रूरत की प्रत्येक वस्तु या जो दैनिक आवश्यकता की जो वस्तुएं थी, उनका मूल्य नियंत्रित कर दिया गया, उनका मूल्य फिक्स कर दिया गया। अर्थात आर्थिक गतिविधियों पर भी राजकीय नियंत्रण स्थापित
किया गया, जो कि एक नवाचार था, एक नवीन व्यवस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी का मौलिक विचार था जिसको लागू किया गया, और इस प्रकार से इन आधारों पे खिलजी वंश की स्थापना को हम खिलजी क्रांति के नाम से या खिलजी क्रांति शब्द से हम जान सकते हैं। और इन आधारों पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में ही खिलजी वंश की स्थापना भारत के अंदर एक क्रांति थी, एक नवाचार था, जैसा कि इरफान हबीब महोदय ने कहा है। धन्यवाद।